हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम समास पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कारक पढ़ा था। और कारक का हमारा लगभग लगभग टॉपिक पूरा हो गया था। हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे उसमें। ठीक है, और मैं होप करता हूँ कि आप आगे क्वेश्चंस लगाएंगे, और अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा मैं आपको बता दूं। आज हम पढ़ेंगे समास, उसके भेद, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी जो वीडियो है, ठीक है, वो हिंदी के लिए है स्पेशली, जिसका टैगलाइन क्या है? हिंदी की औषधि, इसको हल तो सब पूरा। ठीक है, और मैं अंकित कुमार द्विवेदी, जो आपको यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जितनी भी परीक्षाएं आती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कुछ परीक्षाएं, जैसे लेखपाल। ठीक है, लेखपाल हो गया आपका। स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है बच्चा, ठीक है, जिनमें हिंदी पूछी जाती है, वो सभी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और उनका जितना भी होना है मैं आपको इस वीडियो से पूरा करवा दूंगा। ठीक है, बस आपका काम ये होगा कि आप बने रहिए, और वीडियो के साथ साथ जैसे हमारा चैप्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको रिवीजन करते जाना है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं अपना टॉपिक समास। ठीक है, समाज को बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमें आगे चलकर कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि समास का अर्थ क्या होता है। मैं आपको प्रश्न भी बताता चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। आप क्या बताओगे? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त यानी किसी चीज़ को छोटा करके लिखना, यानी कि ठीक है, संक्षेप। ठीक है बेटा, किसी चीज़ को छोटा करके लिखना क्या कहलाता है? समास। ठीक है, क्या कहलाता है? समास। अब देखिए, पूछता है समास का तात्पर्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? संक्षिप्तीकरण। बेटा ध्यान रखना, ये ऐसे ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वनडे एग्जाम्स में जहाँ भी हिंदी आपसे पूछी जाएगी वहाँ पर आपको अगर ये प्रश्न मिलता है कि समास का तात्पर्य है, तो आप क्या बता दोगे? संक्षिप्तीकरण। ठीक है, अब आपसे कभी कभी पूछता है परिभाषा, जैसे आपको दे देगा समास की परिभाषा है, और आपके नीचे चार ऑप्शन जैसे दे देगा, दो या दो से अधिक शब्दों को। जैसे इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा? देखो, परिभाषा यहाँ से है कि दो या दो से अधिक शब्दों से, ध्यान रखना, अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक, ये बेटा सबसे ज़रूरी लाइन है। ये सबसे ज़रूरी लाइन है, जब भी आप लिखोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा, एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कम से कम, देखो कुछ नियम होते हैं। यहाँ पर पहला नियम है कम से कम दो शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। ठीक है, कम से कम, देखो क्या कह रहा है, कम से कम दो शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है बेटा? समास का लक्ष्य होता है। पूछेगा कि समास का लक्ष्य क्या होता है या मूल लक्ष्य क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? कम से कम दो शब्दों में से अधिक अर्थ का प्रकट करना। ठीक है, जैसे जैसे देखो, आपको एक उदाहरण दिया है, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर, ये है समास विग्रह, यानी कि जहां पर भी विस्तृत रूप में लिखा है वो हो गया समास विग्रह। अब आपसे पूछेगा कि इसको समास में बदलिए, तो आप क्या बोल दोगे? रसोई घर। ठीक है, आपने छोटा सा बोल दिया रसोई घर। अब आपसे कहेगा इसका विग्रह करिए, तो आप बोल दोगे रसोई के लिए घर। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, दूसरा काम क्या है? जो भी हमारे चैनल पे या अब नए सब्सक्राइबर्स या नए यूज़र्स या नए लर्नर्स आ रहे हैं, वो क्या करेंगे बेटा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला काम, वीडियोस को लाइक करेंगे और उनको शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम क्या है? हिंदी बाई अंकित सर। ठीक है, चलो अगला देखो बेटा। अब देखो इसमें क्या होता है, समासिक शब्द। हमें क्या पढ़ना है? समासिक शब्द। समासिक शब्द में क्या होता है बेटा? समास के नियमों से, देखो, समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? समासिक शब्द कहलाते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द को क्या कहते हैं? समासिक शब्द कहते हैं। अब देखो इसे और क्या कहते हैं? इसे हम और कहते हैं समस्त पद। ठीक है, इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। चलो अगला देखो, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग हमेशा लुप्त हो जाते हैं। अच्छा,
जो हमारी कल वीडियो जिसने देखी होगी उसको पता होगा कि विभक्ति हम किसको कह रहे हैं बेटा, विभक्ति हम कहते हैं कारक चिन्हों को। ठीक है, विभक्ति हम क्या कहते हैं, कारक चिन्हों को हम विभक्ति भी कहते हैं। अब देखो इनका उपयोग कैसे होगा। जैसे यहाँ लिखा है बेटा राजा, राजा पुत्र, ठीक है, या राजपुत्र, तो इसका जब आप समास विग्रह करोगे तो क्या बन जाएगा, राजा का पुत्र। ठीक है, ये बन गया राजा का पुत्र। अब देखो यहाँ पर किस चीज का लोप हुआ, मैंने बेटा 1 मिनट बेटा मैं लिख देता हूँ फिर से। यहाँ पर था राजा का पुत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर राजपुत्र में कहीं आपको कोई भी कारक या विभक्ति दिख रही है नहीं, परंतु यहाँ पर आपने देखा कि का लग गया, यहाँ पर विभक्ति नहीं थी। यहाँ पर आपने जब विग्रह किया तो आपको पता चला कि नहीं, इस शब्द में का भी छुपा हुआ है। तो ये जो बात कह रहा है परसर्ग विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो जाना, ये इसी बात को कह रहा है। क्लियर हो गया। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं अगले वीडियो में दोबारा इस चीज़ को फिर से समझा दूंगा। अच्छा बेटा, अब देखो नया शब्द क्या आ गया, एक समास विग्रह। ठीक है, आप हमेशा पढ़ते हो कि समास विग्रह करना है। ठीक है, विग्रह करना मतलब उसको अलग अलग करना। जो छोटा सा शब्द हमें मिलता है उसको हम बड़े में कैसे लिखते हैं। जैसे ये कहता है कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, ध्यान देना बेटा, संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास विग्रह। जैसे ये कहता है राजा का पुत्र, ठीक है, ये कहता है राजपुत्र, तो जब इसको हम विग्रह करेंगे तो ये कहेगा राजा का पुत्र, और हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर का विभक्ति का लोप था। अगला देखो, कहता है देशवासी, कह रहा है ना। अब आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है देश के वासी, हिमालय, ऐसे क्या लिखा हुआ है, हिमालय, हिम का आलय, मतलब हिमालय में हिम मतलब क्या होता है बेटा, हिम मतलब क्या हो जाएगा आपका, बर्फ हो जाएगी। हिम मतलब क्या हो जाएगा, बर्फ, और आलय का मतलब क्या होता है, रहने वाला स्थान, बर्फ के रहने का स्थान हिमालय हो गया संबंध। चलो अगला देखो, देखो बेटा इसमें दो शब्द ये जो हैं पूर्व पद और उत्तर पद, आपको इन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इनको जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व से आपको क्या मतलब पता चलता है, पूर्व मतलब होगा या तो पहले, जो जो आप पढ़ते ही समझो या आपके मन में आए, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा, पूर्व मतलब पहले, और उत्तर मतलब क्या होगा बेटा, बाद में, है ना। उत्तर मतलब क्या होगा, बाद में। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि समास में दो पद, ठीक है, मैं बॉक्स बना देता हूँ, दो पद होते हैं। पहले पद को देखो यहाँ लिखा है ना, पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद, और नीचे देखो यहाँ पर नीचे लिखा है कि दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद। दूसरे पद यानी पीछे वाला पद या बाद का पद। जैसे जैसे देखो बेटा यहाँ पर लिखा है गंगा जल, है ना, गंगा जल लिखा हुआ है। अब देखो इसमें गंगा क्या है, ये क्या है बेटा, ये है आपका पूर्व पद, है ना, पूर्व पद। और जल, यहाँ पर ये जो जल है ये क्या है, उत्तर पद। ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए। चलो अगला देखो क्या कहता है बेटा, कहता है कि सामान्यता। कभी भी आपसे पूछे कि हमारे पास समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे सर सामान्यता 6 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कौन कौन से, तो आप कहोगे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधाराएं, दिगु, द्वंद्व और बहुब्रीय। ठीक है, इतने आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, वैसे कभी भी आपसे इनके ऐसे लिखने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अव्ययीभाव समास। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, अव्ययीभाव समास। अब देखो बेटा यहाँ पे आप सबसे पहले मैं आपको फटाफट बताता चलता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, अव्यय। अव्यय क्या होता है बेटा, अव्यय समझ लो क्या होता है। देखो अव्यय होता है, वे शब्द होते हैं बेटा जो किसी भी काल, परिस्थिति, जाति, लिंग या भेद के अनुसार खुद में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो ये ढीठ शब्द होते हैं। ठीक है, जो किसी के लिए खुद को परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसकी परिभाषा बता दीजिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा बेटा जिस समासिक पद का पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहला पद, ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, यहाँ लिख लो अलग से, पहला क्या होगा, हमेशा प्रधान होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है,
फिर बेटा ये क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी ना। ये थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, ठीक है। देखो फिर क्या कहता है कि पहला पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो। ठीक है, सामासिक पद इसको बेटा अव्यय होना भी है। ठीक है, अव्यय भी होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण होता है। ध्यान रखना, सीधे सीधे प्रश्न आता है। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न आता है कि क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय किसमें हो जाता है। अब देखो बेटा, जहाँ भी आप, और इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है, जहाँ भी बेटा आप देखो कि लिखा है पहले प्रति, ठीक है, या लिखा है आ, ठीक है, ये वाला बड़ा आ, कहीं भी लिखा है यथा, ठीक है, कहीं भी लिखा है अनु, जहाँ भी आप किसी भी शब्द के पहले अगर ये देखते हो आ, प्रति, यथा, अनु, व्यथा, इस तरह के जो भी शब्द आप देखते हो, तो आप सबसे पहले जान जाओ या समझ जाओ कि यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पर लिखा था प्रतिकूल, जब आपने इसको समास विग्रह में किया तो यहाँ क्या बन गया बेटा, प्रति प्लस कूल। ठीक है, फिर अजन्मा में आपने जब अजन्मा को किया तो इसमें क्या बन गया, आ प्लस जन्म, आजन्म। ठीक है, प्रतिदिन में क्या हो गया बेटा, आपने देखा यहाँ पे पहले प्रति लिखा था, प्रतिदिन में क्या था बेटा, पहले प्रति लिखा था और फिर दिन लिखा था। ठीक है, उसके बाद आपने यथा संभव को देखा और अनुरूप को देखा इसी प्रकार। और आपका काम क्या है बेटा कि आपको अव्ययी भाव समास के कम से कम 20 समास अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, और जहाँ भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपको वहाँ पर मैं आंसर दूंगा। चलो दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अब देखो इसमें क्या कह रहा है बेटा, तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। मतलब अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे देखो बेटा ये क्या कहता है, देखो क्या है, समास में प्रायः प्रथम पद इसमें आपका जो तत्पुरुष समास होता है इसमें जो प्रथम पद होता है बेटा, वो प्रायः आपको विशेषण मिलता है और द्वितीय पद जो होता है वो विशेष्य मिलता है। ठीक है, द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है, मतलब जो पीछे वाला होता है। अच्छा, विशेष्य क्या होता है बेटा, आप ये भी ध्यान दो, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे मैंने कहा कि आम मीठे हैं, तो विशेषता किसकी बता रहे हैं, आम की, तो आम क्या होगा, विशेष्य। ठीक है, समझ गए। चलो अगला देखो, अब देखो बेटा, तत्पुरुष समास में भी हमारे पास, ठीक है, ध्यान देना कि तत्पुरुष समास में भी हमारे पास 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे कल की क्लास में पढ़ा पढ़ा लग रहा है। तो हाँ बेटा, ये आपने कल की क्लास में पढ़ा है। आपने पढ़ा था वहाँ पे कितने कारक, वहाँ पर कितने कारक पढ़े थे आपने, 8 कारक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कितने कारक पढ़ते हैं, 6। छोड़ते कौन से हैं, पहला हम छोड़ते कौन से हैं बेटा, पहला हम छोड़ते हैं कर्ता कारक को हम छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते, हमें इसका काम नहीं होता। ठीक है, और दूसरा कौन सा छोड़ देते हैं बेटा, संबोधन, संबोधन। इन दोनों को छोड़कर इन बाकी 6 को हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला देखो, अब देखो आप सबके उदाहरण एक एक देख लो फटाफट। ठीक है, बाकी उदाहरण आपको घर से लगाने हैं। चलो देखो, जैसे कहता है कि तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, ठीक है, कारक चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाता है, यानी कि कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है राजा का कुमार, राजा का कुमार, लेकिन जब आप इसको समास में बदलोगे तो ये राजकुमार हो जाएगा। जो यहाँ पर का है, ठीक है, यहाँ पर देखो का है, मैं बॉक्स बना देता हूँ तो आप लोग को आसानी से दिखेगा। ये वाला का, ये वाला का, ये वाला को, है ना। यहाँ पर देखो को लिखा है, तुलसी के द्वारा, के लिए, ठीक है, से, का या में, ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, ये हमारे क्या हैं, आप बताइए क्या है, ये हमारे क्या है बेटा, कारक चिन्ह हैं, कारक चिन्ह। और इनका क्या हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, लोप। ठीक है,
जैसे ही ये तत्पुरुष समास में आते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप, यानी कि बन जाता है राजा का कुमार राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार, यथा यश प्राप्त का यश को प्राप्त होने वाला, तुलसी कृत तुलसी द्वारा रचित, ठीक है, या तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, आपका काम क्या है, घर से 20, ठीक है, कम से कम, मैंने ये लिखा है कम से कम बेटा 20, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा से ज़्यादा सटीकता। चलो अगला देखो, दो तो हो गए, तीसरा क्या है बेटा, तीसरा कहता है कर्मधारय समास, ठीक है, तीसरा कहता है बेटा कर्मधारय समास। ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो कि जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद क्या होते हैं, देखो क्या लिखा है, समान रूप से प्रधान हो। बहुत ध्यान से सुनना, ये सारे जो जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये सारे आप नोट डाउन कर लेना, ये सीधे सीधे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विशेष और विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं, यानी कि दोनों दोनों की महत्ता समान होती है, ठीक है। क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, उनके लिंग वचन भी समान हो, वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा है महादेव, महादेव, इसमें क्या हो गया, महान है जो देव, ठीक है, महान है जो देव, तो यहाँ पे ये आपका विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया, ठीक है। प्राणों से प्रिय, यहाँ पर जो दोनों, ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक है, इनको क्या कहते हैं बेटा, समान रूप से प्रधानता में प्रकट करते हैं, ठीक है। और इनको पहचानने का बेटा एक तरीका क्या है, वैसे आप देखो शॉर्टकट में मत जाना, आप सबको समझते हुए चलो, शॉर्टकट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर आप देखो जैसे ये लिखा है आधा है जो मरा, जहाँ पर लिखा है जो, वहाँ क्या लगा दोगे, कर्मधारा है, ठीक है। और कर्मधारय और बहुब्रीहि में बहुत बार गलती होती है, तो उसको हम अभी मैं आखिरी में भी आपको ये बता दूंगा। चलो अगला आपको देखना है बेटा, क्या है अगला, क्या देखना है, दिगु समास। दिगु समास, देखो दिगु समास क्या है बेटा, देखने से ही कितना छोटा लग रहा है ना, दिगु, दिगु यानी कि कुछ गिनती करने के लिए कह रहा है ना, दिगु क्या कह रहा है, कुछ गिनती करने के लिए कह रहा है। तो जब भी आप देखोगे तो इसमें जो पहला पद होगा बेटा वो संख्यावाचक होगा, इसका जो पहला पद या पूर्व पद होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा, उसे क्या कहेंगे, दिगु समास। जैसे नवरात्रि, नौ रात्रियों का समूह, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ठीक है, पंचमणि, 5 मणियों का समूह, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार, अष्टधातु, 8 धातुओं का समाहार। तो यहाँ पे आपको बेटा देखने को क्या मिलता है कि आपको नवरात्रि, 7, 5, 3 और 8, इसके जो पहले पद हैं, ठीक है, यानी कि इसमें जो पहला पद है बेटा या पूर्व पद है वो क्या कहलाता है, संख्यावाचक, ठीक है। चलो अगला देखो बेटा, द्वंद्व। द्वंद्व में देखो, द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व सुनने में ही आपको क्या लग रहा है कि, ठीक है, किसी में विरोधाभास होगा, ठीक है, द्वंद्व। यहाँ पर देखो कई बार लोग बताते हैं कि द्वंद्व समास को पहचानने के लिए आप क्या याद कर लो, इसके इसमें ऐसे एक चिन्ह बना होता है, जैसे देखो यहाँ पर लगा है, लोग बताते हैं कि ये देखते ही आप क्या लगा देना बेटा, द्वंद्व लगा देना। लेकिन लेकिन मेरी बात सुन लो, लेकिन आप मुझे बताओ, पानी पानी, मैंने ऐसे लिखा, पानी पानी, ये किस चीज का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है। आप कहोगे सर द्वंद्व समास, क्योंकि आपको क्या बताया गया कि जहां पर योजक चिन्ह लगा हो वहां पर आप द्वंद्व समास लगा देना, लेकिन वहीं पर आप गलत हो जाओगे और आपका नंबर माइनस में चला जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ये, ठीक है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। हमेशा ध्यान रखना द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, विग्रह करने पर और या अथवा एवं लगेगा, और सबसे खास बात, इसमें जितने भी शब्द आएंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, विलोम शब्द होंगे। जैसे यहाँ लिखा है अन्न जल, अन्न और जल, नदी और नाले, ठीक है, धन और दौलत, मारपीट, माता पिता, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, इस तरह के जितने भी शब्द होंगे द्वंद्व समास में आ जाएंगे।
अब बचता क्या है बेटा, अंतिम, आज का अंतिम समास। इसके लिए हम कल जो है, इस पर हम कल जो है प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में बने रहिएगा। बहुब्रीहि समास। अब देखो बेटा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होती है बहुब्रीहि समास में। यहाँ पर देखो क्या होता है, इसमें न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान। ये क्या करते हैं, पहले और दूसरे पद को मिलाकर कोई तीसरा ही पद प्रधान बन जाता है, ठीक है। मतलब न मेरी न तेरी, और इन दोनों की मिलाकर किसी और ने मजा ले ली, ठीक है। देखो क्या कहता है, चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। यहाँ पे प्रधान कौन बन गया बेटा, ब्रह्मा बन गए प्रधान, ठीक है। फिर अगले में देखो क्या लिखा है, चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक है। अगले में लिखा है चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। यहाँ कौन प्रधान बन गया बेटा, तीसरा पद, यानी कि प्रधान बन गए विष्णु। चतुर्भुज, चार हैं भुजा जिसकी अर्थात विष्णु प्रधान बन गए, है ना। फिर अगला क्या कहता है, पंकज, पंख हैं जो पैदा हुआ, ठीक है। पंख में जो पैदा हुआ, पंख मतलब बेटा कीचड़ होता है, ठीक है। पंख में जो पैदा हुआ वो क्या कहलाएगा, कमल। अब देखो प्रधान कौन बना, पंख नहीं बना, या पैदा हुआ नहीं बना, बना क्या, कमल। यानी कि कमल कौन सा बेटा था, तीसरा पद, है ना। इसी तरह, अच्छा मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसमें क्या होता है बेटा, देखो जब भी आपको मान लो दे दे, ठीक है, मान लो आपको दे दे चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज दे दे, और आपको उदाहरण दे दे, मतलब आपको देता है ये चतुर्भुज, और आपको ऑप्शन क्या देता है कि द्वंद्व समास, ठीक है, दिगु, कर्मधाराय, और क्या दे दे, अव्यय भाव। तो आप क्या लगाओगे बेटा, कर्म। अब देखो यहाँ पर ये उदाहरण किसका है, चतुर्भुज का, मतलब बहुब्रीहि का, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तो नहीं है, तो हम ऑप्शन में किसको लगाएंगे, कर्मधारय समास को। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने यहाँ तो उधर ही बहुब्रीहि में लिखा है। तो देखो बेटा, जब भी आप देखो कि है जो पे बात खत्म हो जाए, वहाँ क्या लगा दो, कर्मधारय, ठीक है। और जब देखो कि है जो के बाद बात कहाँ तक बढ़ रही है, अर्थात तक, तो आप क्या लगाओगे, बहुब्रीहि, ठीक है। अगर ऑप्शन में कर्मधारय भी दिया है और बहुब्रीहि भी दिया है, तो उस स्थिति में आप किसके साथ जाओगे, बहुब्रीहि, है ना। मतलब जब आप किसी समस्या में फंसे हो, तो आप के सामने अगर एक छोटा भी है और एक बड़ा भी है, तो आप बड़े वाले के साथ जाओगे। तो वही कंडीशन यहाँ भी है, अगर बहुब्रीहि भी है, कर्मधारय भी है, तो आप बहुब्रीहि के साथ, कर्मधारय है तो कर्मधारय के साथ, अकेले बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि के साथ, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। समास आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, आगे आपको आपको बेटा आगे आपको ये भी बताना है कि आपको केवल MCQ ही पढ़ना है, या मुझसे आपको थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। MCQ ही पढ़ना है या थ्योरी भी पढ़नी है, किस टॉपिक पे पढ़नी है, ठीक है, सब बता देना। लेखपाल का पेपर आ रहा है, लेखपाल का पेपर आ रहा है बेटा, तैयारी में लग जाओ, हिंदी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो सब्सक्राइब करना है आपको हिंदी बाई अंकित सर को। चलो गुड बाय स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए।